हमारे साथ अब जुड़ गए एक और जानकार पी फनी शेखर, जो फंड मैनेजर है कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के। फनी, स्वागत है आपका। मार्केट्स में आज हमने देखा है अच्छी खासी तेजी और टेक्नोलॉजी काउंटर्स लीड कर रहे हैं इस रैली को। पोस्ट इन्फोसिस नंबर्स और जो हम टीसीएस विप्रो की उम्मीद कर रहे हैं कि नंबर्स फेयरली बेहतर रह सकते हैं, ज्यादा उत्साहजनक ना सही। आप कितना एक्सपोजर रखना चाहेंगे इस मार्केट में जब लोग ज्यादा मॉनसून और दूसरी अर्निंग्स पर फैक्टर कर रहे हैं ऐसे डिफेंसिव काउंटर्स में टेक्नोलॉजी जैसे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो करीब 20% तो कम से कम टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। और यहाँ पर भी खरीदारी करने के लिए ऊपर के 4 या 5 स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मौके बनते हैं। और जहाँ तक ओवरऑल नेचर ऑफ अर्निंग्स की बात है, तो कहीं पे भी अगर आप एग्रीकल्चर या रूरल कंजम्पशन या टू व्हीलर्स इनको छोड़ दें, जो कि टोटली मॉनसून डिपेंडेंट है या रूरल कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है, इनको छोड़ दें तो कहीं पे भी ऐसा कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक कहीं हमको दिख नहीं रहा है अर्निंग्स में। तो ओवरऑल ये मार्केट काफ़ी बॉटम अप रहेगा, जिसके चलते कि टेक्नोलॉजी अर्निंग्स जो कि 12 से 15% के बीच में बड़ी कंपनियों के लिए बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर वैल्यूएशंस अभी भी जो है ठीक ठाक लगती हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है आपको एक्सेप्टेबल रिटर्न्स कहीं 15 से 18% के बीच में जो है ओवरऑल रिटर्न्स जो इस मार्केट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कहलाएंगे, दे सकता है। आप मसलन देखिए, जैसे इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लास्ट 1 ईयर में, अगर आप कंपेयर करें मार्केट के मुकाबले। मार्केट डाउन था, विप्रो ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, जबकि विप्रो के नतीजे लगातार निराश करते रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है, ये अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं और अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या नेगेटिव सरप्राइज आपकी अर्निंग्स में नहीं आएगी, जैसे कि विप्रो में हमने अक्सर देखा है कि प्रिडिक्टेबल था, कहीं ना कहीं 2% से लेकर 7% के बीच में लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं नंबर वहीं आते थे। तो ऐसे जो स्टॉक्स है, मुझे लगता है आने वाले 6 महीने से 12 महीने के बीच में दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। ओके, चलिए, तो ये रहा है आईटी सेक्टर पर। लेकिन सेक्टर ऑफ द आवर तो दरअसल आप देखिए रियल एस्टेट आप सेक्टर ही है। ओबरॉय का जिक्र हम कर रहे थे जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब 15-16% ऊपर था। 20% का सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। डीबी रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, कोल्टे पाटिल, गोदरेज, एचडीआईएल, अजमेरा रियल्टी, आप नाम लीजिए किसी भी रियल एस्टेट कंपनी का और आपको दिखेगा काफ़ी सारी कंपनियां 6-7% कई तो 15% मजबूती के साथ ट्रेड करें। दलजीत जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी दमदार तेजी इस सेक्टर में देखने को मिल रही है, कैसे रीड कर रहे हैं यहाँ पे से? पता नहीं हेमंत जी कहाँ इतना माल बिक रहा है इनका रियल एस्टेट वालों का। हाँ, ओबरॉय रियल्टी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ वीकेंड पे जरूर आई थी कि वो कुछ आइकिया का डील करने वाले हैं बोरीवली लैंड पे, तो वो तो उसके लिए पॉजिटिव हो सकता है। और हमारा व्यू ओबरॉय रियल्टी पे हमेशा से पॉजिटिव रहा भी है। आज हमारा टारगेट भी शायद पूरा हो गया 280 रुपये के आसपास। बट ये चौतरफा सभी स्टॉक्स पे ऐसे आना, तो या तो कोई इन्फॉर्मेशन है किसी के पास कि कुछ पॉलिसी लेवल पे कोई काम हो रहा है जो हम लोगों को शायद अभी तक नहीं पता, वो बाद में आने को हो। क्योंकि जो अक्रॉस द सेक्टर और अक्रॉस द कंपनीज आ रहा है, तो वो पॉलिसी से ही संबंधित हो सकता है, स्पेसिफिक स्टॉक तो नहीं हो सकता। 20% 18% सभी स्टॉक मूव करना थोड़ा सरप्राइजिंग है। इस ऐसे टाइम पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए इसमें, कहीं ट्रैप में ना फंसे कि ये सोच के आज 18% बढ़ गया तो मेरे को लिए लेना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स में कहीं भी कुछ सुधार हुआ है। ओके, इनफैक्ट संदीप वागले से भी मैं ओबरॉय रियल्टी पर राय लेना चाहूंगी, क्योंकि 1 बजे के दौरान उन्होंने पिक दिया था। और संदीप, आई थिंक 275 आपने टारगेट दिया था कि आप उसे रिवाइज करेंगे क्योंकि उसके कहीं ऊपर ट्रेड कर रहा है काउंटर, या फिर इस समय मुनाफा वसूली कर ली जाए स्टॉक में? गुड आफ्टरनून अर्शदा। नहीं, इसमें तो क्लियर ब्रेकआउट आया है। किसी ने मुनाफा वसूली नहीं की हो तो मैं होल्ड करूंगा और अगला टारगेट 310-312 का होगा। तो करंटली 284 है। आप एक स्टॉप लॉस 275 के आसपास रिवाइज करके आप होल्ड कर सकते हैं 310-312 के लिए। चलिए, तो बधाई हो आपको, एक बेहतरीन आपने टारगेट अपना आपका हिट हुआ है और यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये स्टॉक। ये बताइए फनी, क्या हो क्या रहा है? आपको क्या लग रहा है इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है? एचडीआईएल देखिए इस समय एफएनओ में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। हालत तो रियल एस्टेट सेक्टर की काफ़ी कमज़ोर है,
किस एक्सपेक्टेशन में इतनी तेजी हो रही है यहाँ पे फिर? देखिए, जैसे दलजीत ने कहा कि फंडामेंटल में तो ऐसी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अक्सर क्या होता है मार्केट में कि काफ़ी लंबी तेज़ी के बाद सबसे ख़राब सेक्टर सबसे ज़्यादा आपको ओवरऑल रिटर्न दिखाना शुरू करते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा ये मार्केट पे भी इंडिकेटर होगा कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा जब वो देखते हैं कि इस प्रकार के हाई बीटा सेक्टर्स सर्किट मार रहे हैं ऊपर के, तो ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को भी सचेत होने का एक सिंबल है। ये तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करें इस तेजी को देखकर। लेकिन दूसरे काउंटर्स जहां पर हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा दमखम आज, वो है टेलीकॉम कंपनियां। और इस समय भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 2% ऊपर है। अब तक जो लीडरशिप थी वो आइडिया सेलुलर के ही हाथ में थी, वो स्टॉक अब भी तेजी में है 5% ऊपर, लेकिन अब भारतीय अच्छा कैचअप दिखा रहा है, 2.5% से ज़्यादा का इजाफा इस स्टॉक में देखने को लगा है। यहाँ पर आप क्या एक्सपोजर इस समय लेना चाहेंगे फनी, आपकी क्या कॉल है? जी, टेलीकॉम के ऊपर हम कई वर्षों से हमने कोई एक्सपोजर नहीं लिया है, और अभी अगर इस समय की अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की गतिविधियां देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई वहां राय हमें बदलने की ज़रूरत है। हम वी विल कंटिन्यू टू रिमेन अंडरवेट, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एक आने वाला एक स्पेक्ट्रम ऑक्शन वापस आने वाला है, जहां पे कि काफ़ी सारा शोर मचा है कि काफ़ी महंगे दाम है, लेकिन आप फिर देखेंगे कि ये सारी टेलीकॉम कंपनियां जो है जाके बिड करेंगी, डेट वापस बढ़ेगा, उसके बाद जो है एक नए कॉम्पिटिटर की एंट्री होनी है। तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव हो गया है और बैलेंस शीट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट एक्यूमुलेट हो रहा है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न्स कम करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शेयर होल्डर्स के लिए जो है इस समय माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए और बेहतर मौके रिटेल निवेशकों के लिए मार्केट में मौजूद हैं। ओके, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। उस लिहाज से फिर टेक्निकली आप किरण क्या फेवर करेंगे? जो लीड कर रहा है स्टॉक आइडिया सेलुलर का, या फिर वो आज की अच्छी कैचअप रैली भारतीय एयरटेल की? दोनों में 50-50% का चांसेस है और दोनों ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से। पहले हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो एक इम्पोर्टेंट लेवल था 360, उसके ऊपर हम कंसिस्टेंटली ट्रेड करते नजर आ रहे हैं आज, और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और पिछले 15 मिनट में तो और ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में मोमेंटम कैचअप हो रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इधर से करीबन हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कि करीबन 372 से 380 तक है, इन लेवल्स तक इजीली जाते नजर आएंगे। उन लेवल्स पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी होगा अगर इसको और लेग्स चाहिए आगे जाने के लिए। आइडिया की बात करें तो आइडिया में एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है। अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो ये जो लोज थे 2008 के, उन लोज को सब कनेक्ट करते हैं तो करीबन 100 रुपए का वैल्यू आ जाता है, जिसका बेस हमने अभी लिया हुआ है। तो मेरा मानना है कि टेलीकॉम कंपनीज के आइडिया के लिए ये बेस बन चुका है और इधर से एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल जाएगी। पर इसका कंफर्मेशन आएगा अगर ये स्टॉक 130 के ऊपर चलता है तो फिलहाल के लिए जब तक ये 130 के ऊपर जाके कंफर्मेशन ना दे तब तक के लिए लॉन्ग पोजिशन ही बनाने चाहिए, और इसके लिए स्टॉप लॉस करीबन 115-16 के होने चाहिए और पहले टारगेट्स 130 के मान के चलने चाहिए। पर 130 में बेचने की सलाह नहीं होगी क्योंकि उधर एक रिव्यू ले लेना चाहिए। ओके, चलिए इसके अलावा एक और सेक्टर जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का। बीपीसीएल देखिए 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जहां केन और ओएनजीसी में प्रेशर है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है, ओपेक नॉन ओपेक देशों के बीच जो बैठक हुई वो जिस तरह से बेनतीजा रही है, इस सब पर भी नजर होगी। हर्षदा, हमारी नजर बीटीएसटी पर भी है। जी हाँ, और इनफैक्ट उन्हीं कॉल्स के लिए अब राय ले लेते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। विशाल मलखान की राय सबसे पहले, आप टीवीएस मोटर्स में खरीदारी करें, इनका मानना है 355 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 328 पर। ये साफ तेजी की कॉल है। वहीं बायोकॉन भी रेडार पर है इनके, जहां पर उनको लगता है 572 के लिए आपको तेजी करनी है और 548 पर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। अमित हर्जेकर की राय भी देखिए, वो कह रहे हैं कि बेच कर जाना चाहिए आपको इन्फोसिस को। जी हाँ, बोल्ड कॉल है। ऐसे बाजार में जहां आज इन्फोसिस बाजार को सहारा दे, वो कह रहे हैं कि शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाइए आप। आज के दिन
1270 का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट है उनका 1180 का, और बेच कर जाने की बात वो HDFC के लिए भी कह रहे हैं। और ये स्टॉक का पिछले कई दिनों से अंडर परफॉर्म कर भी रहा है, 1080 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बुधवार के सेशन में 1145 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर भी जरूर रखना चाहिए। किरण भी हमारे साथ मौजूद हैं। किरण बताइए, BTST करना चाहेंगे या STBT? नहीं, BTST करना चाहूंगा, मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना चाहूंगा। पेट्रोनेट मेरा पहला पिक है जहां पे आपको बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 266 का लगाना चाहिए और टारगेट्स 287 के रखने चाहिए। बहुत अच्छा डेरिवेटिव डेटा निकल के आ रहा है जहां पे ये टारगेट्स इजीली अचीवेबल दिखते हैं। दूसरा स्टॉक होगा वोल्टास, जहां पे स्टॉप लॉस 290 का लगा के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, जो कि बहुत नजदीक है, और अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 307 के टारगेट्स आपको दिख जाने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली अपॉर्चुनिटी तेजी वाली कॉल्स में ही है। हमारे साथ संदीप वागले भी है। संदीप बताइए, आप क्या राय दे रहे हैं इस समय? अक्षता, मेरे भी दोनों स्टॉक BTST रहेंगे। पहला है HDIL, BTST ना HDIL, स्टॉप लॉस 81, टारगेट 87, और दूसरा है येस बैंक, स्टॉप लॉस 881, टारगेट 912। ओके, तो HDIL और येस बैंक, ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी करके जाना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट संदीप। इस पर नजर रखिए। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। दलजीत जी, क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार? नतीजे कैसे आ सकते हैं OMCs के? हेमंत जी, नतीजे तो ठीक ठाक रहने चाहिए, क्योंकि इस बार इनको शायद इन्वेंट्री में उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और GRMs भी जो है वो अराउंड जो एवरेज इनका $4 to $5 के आसपास रहता है, वहीं तक रहना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मार्केट ने ऑलरेडी ये सब प्राइस इन किया हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से अपसाइड नहीं शायद मिलेगी। हाँ, ये एक आजकल का स्पॉट है, बिकॉज कुछ उम्मीद थी कि जो OPEC की मीटिंग होगी उसमें क्या निकल के आएगा, और वहाँ दिख रहे हैं कि क्रूड और नीचे जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो उसका थोड़ा स्पॉट मिल सकता है। बट दे आर ऑलरेडी ऑल दीज पॉजिटिव्स हैव बीन फैक्टर्ड इन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड का स्कोप नहीं है। ओके, तो ज़्यादा एक्शन और एक्सपेक्ट ना करें इस स्पेस में। लेकिन एक पूरा पैक जहां पर हमने देखा है आज मुनाफा वसूली हो रही है, वो है ऑटो कंपनियां। मार्च में आंकड़े जो थे वो अच्छे आए थे, और उसके बाद इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिला था जब वो मॉनसून का फोरकास्ट आया था। क्या ये काउंटर्स बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ लगाम लग रही है? कैसे अप्रोच करेंगे आप फनी ऑटो कंपनियों को? देखिए, 2 व्हीलर्स पे मैं काफ़ी टाइम से पॉजिटिव था। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक अच्छी खासी बढ़त और देख सकते हैं। अगले 6 से 9 महीनों में मुझे लगता है कि ये 2 व्हीलर कंपनियाँ आपको यहाँ से भी करीब 20% तक का जो है अप्रिसिएशन दे सकती है। इसका कारण बड़ा सिंपल है। अभी तक पिछले 2 से 2.5 सालों में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी कम रहा था। हालांकि पिछले 6 महीनों में जब से कमोडिटी प्राइसेस नीचे जानी शुरू हुई है, इन्होंने अपनी मार्जिन्स बढ़ानी शुरू की है। अब जाके कहीं ना कहीं इस बात की एक अच्छी संभावना है कि वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा तब आप पाएंगे कि इन्हांस बड़ी हुई मार्जिन के ऊपर, मार्जिन करीब अगर आप हीरो या बजाज जैसी कंपनियों की बात करें, खासकर हीरो की, तो मार्जिन करीब 400 बेसिस पॉइंट तक बढ़े इनके। तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ जो है करीब 30% के ऊपर भी जा सकती है, अगर वॉल्यूम ग्रोथ कहीं 7-8% तक आ जाता है तो इस लिहाज से जो है वैल्यूएशंस अभी भी जो है अट्रैक्टिव लगती है, और मुझे लगता है यहाँ पे अगर आपने नीचे के भाव में खरीदा हुआ है तो आपको बने रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा 2 व्हीलर कंपनियों के ऊपर। साथ ही कुछ राइस रिलेटेड शेयर भी देखिए, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिल रही है। एग्रो सेक्टर आप देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। चीनी की बात हमने कुछ देर पहले करी। कोहिनूर फूड्स देखिए अब 9% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको। छोटी छोटी कंपनियां हैं जहाँ पर अच्छी रैली बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर चर्चा ये भी चल रही है हर्षदा की, जिस तरह से ईरान के साथ सुषमा स्वराज की बैठकें जो हुई हैं उसके चलते बायलैटरल ट्रेड शायद बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ से चावल एक्सपोर्ट होता है, उसका शायद फायदा यहाँ पर काफ़ी कंपनियों को मिल रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा सेक्टर देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ। चीनी सेक्टर में तो क्या तेजी देखने को मिल रही है। छोटी कंपनियां उगर शुगर, राजश्री शुगर 10% मजबूती के साथ ट्रेड कर रही हैं। दलजीत जी, ये बताइए आप कैसे देख रहे हैं अब इस सेक्टर को? अब जो नए फोरकास्ट आ रहे हैं बड़ी ब्रोकरेजेस के, जो विदेशी ब्रोकरेजेस हैं जो एग्रीकल्चर पर पैठ रखती हैं अपनी, वो कह रही हैं कि इस बार उनको लग रहा है कि ग्लोबली प्रोडक्शन कम होने वाला है, और इसके चलते आप देखिए आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। क्या चीनी शेयरों में और मिठास आगे बढ़ सकती है?
जी हाँ हेमंत, ऐसा लग रहा है कि और थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है प्राइसेस में। मेनली हालांकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया में जितना अभी तक क्रशिंग हो चुका है, बिकॉज अब तो नेक्स्ट सीज़न में ही होगा, क्रशिंग ख़त्म हो गया मार्च में, वो जो नंबर्स हैं अगर उनके हिसाब से हम एस्टिमेट करें तो एक्चुअली देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ शुगर। बट क्या है, ये सब चीज़ें सेंटिमेंट पे चलती हैं कि अब आगे जो आने वाला समय है उसमें फार्मर्स कितना केन लगाएंगे, और क्योंकि वर्ल्ड ओवर डिमांड की वर्ल्ड ओवर सप्लाई कम होगी तो उसका हमारे यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या असर होगा। आई थिंक ये सब चीज़ों का मिला जुला असर ये है कि नेट इम्पैक्ट ये है कि शुगर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमने पिछले दिनों में देखा है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़े। उम्मीद है कि ये आगे आने वाले 2-3 महीने में और बढ़ सकते हैं, जब तक कि ये केन का जो सोइंग पैटर्न है वो सामने ना आए। वो जून जुलाई में हमें मालूम पड़ेगा कि कितना लोग सो कर रहे हैं। ऐसा भी हमारा अनुमान है कि यूपी में पिछले 3 साल से केन के प्राइसेस बढ़े नहीं हैं, तो फार्मर्स जो हैं वो डिसएंचांटेड हैं, वो चाहते हैं कि इस क्रॉप से हट के दूसरी क्रॉप में जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो अगर वैसा कुछ देखने को मिला और 2-5% भी एरिया कल्टिवेशन घटा तो उसका भी इम्पैक्ट देखेंगे। तो आई थिंक अभी इस शुगर के लिए अच्छे दिन हैं अगले 3-4 महीने, और आपको ये स्टॉक्स में भी वो देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है वो तो बने रहें, जो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान कैवियट यही है कि जो बहुत ज़्यादा डेट रिडन कंपनी है उनसे बचें, ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनियों से दूर रहें, वरना ये एक स्पेस है जहां पर आगे और रैली जो है जारी रह सकती है। कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। साउथ ईस्ट एशिया मरीन यानी कि सीमैक का स्टॉक जो इस समय काफ़ी एक्टिव है, 6% से ज़्यादा का इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। सीमैक आपके लिए हाजिर करते हैं, जिसमें हमने देखा एक तगड़ा वॉल्यूम एक्शन बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। वो काउंटर रेडार पर रखेंगे, आपको बताएंगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में आगे। लेकिन फिलहाल आपने जो हमें मैसेजेस भेजे हैं उस पर एक राय ले लेते हैं। हिमांशु शर्मा कह रहे हैं कि सिंटेक्स इंडस्ट्री में खरीदारी की जा सकती है। 8430 पर आप तेजी की पोजीशन लीजिए, 89 का टारगेट रखें, 8220 पर स्टॉप लॉस लगाना है। वहीं ऑरबिंदो फार्मा में भी खरीदारी करें, 780 के भाव पर तेजी कीजिए, 825 ये टारगेट दे रहे हैं, स्टॉप लॉस 765 का रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपने ऐसे ही कुछ ट्रेड्स लेने हैं आप हमें मैसेज कीजिए, आपके मन में जो ट्रेड है 7045220000 पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। अब आते हैं एक बार फिर सीमैक के स्टॉक पर, 6% तक की तेजी इसमें आई है। किरण बताइए क्या मौका है और खरीदारी करने का इस स्टॉक में जाते जाते? नहीं, मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है इस स्टॉक में। हमने पिछले 10 दिनों में देखा है 65 से लेके अभी 92-93 लेवल्स पे ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं होगी, पर जिनके पास है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। करीबन 84 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है जो कि करीबन 99 से 100 लेवल्स तक है, तो उधर तक जाने की उम्मीद है और उन लेवल्स पे एक बार वापस रिव्यू ले लेना चाहिए। ऐसे ही हमने मूव करीबन पिछले मई जून में देखा था और इस मूव के बाद अच्छे कंसोलिडेशन के बाद हमने लोअर लो किया था। तो अभी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न इस स्टॉक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए इस स्टॉक में। ऑलराइट, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए आपको। इसके अलावा रेटिंग एजेंसीज के शेयरों पर भी नज़र रखिए। क्रिसिल के नतीजे कल आने वाले हैं, इकरा पर नज़र डालिए। आप देखिए ये शेयर अच्छा ट्रेड करता हुआ, केयर रेटिंग का शेयर देखिए अच्छा ट्रेड कर रहा है इस समय, यहाँ पर मजबूती बनती हुई दिख रही है। तो ये एक रेटिंग एजेंसीज का पैक है जो मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहा है। लाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना ऊपर है। केयर रेटिंग की बात हो रही है और क्रिसिल की बात हो रही है। क्रिसिल, केयर रेटिंग और इकरा, ये 3 रेटिंग एजेंसीज हैं जिनके शेयरों में आप देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। दलजीत जी, एक संक्षेप में जवाब चाहता हूँ, कैसी लगती हैं रेटिंग एजेंसीज आपको? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं क्रिसिल से आपके नंबर्स की? क्रिसिल हम नहीं कवर करते, लेकिन केयर हमारी बाई लिस्ट में है और पिछले काफ़ी समय से रहा है। वो उसका मार्जिन सबसे बेटर है, आई थिंक 60% के आसपास का EBITDA मार्जिन है, जो क्रिसिल से भी बहुत ज़्यादा है। क्रिसिल का बिजनेस मॉडल भी थोड़ा अलग है, बट केयर हमें जो है ज़्यादा पसंद है बिकॉज उसका वैल्यूएशन वाइज वो
डिस्काउंट पे चलता है, जबकि मार्जिन्स उसके जो है वो क्रिसिल से बेटर है। तो आई थिंक केयर ज़रूर लेना चाहिए। और वहाँ पर एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो उनकी अदर इनकम का पोर्शन है वो एक्चुअली जब से ये टैक्स का जो लॉन्ग टर्म डेट पे जो टैक्स का जो पिछले बार से बजट में आया, उसकी वजह से कंपनी ने 3 साल का उसको कर दिया है 1 साल के बजाय। तो कहने का मतलब है कि हर 3 साल के बाद अदर इनकम में बहुत ज़बरदस्त स्पर्ट आएगा। तो इसलिए ये घबराना नहीं चाहिए कि ईयर ऑन ईयर नंबर कुछ घट रहा है, बिकॉज अदर इनकम ही वो खाली स्विंग फैक्टर है, बट अदरवाइज ऑपरेशनली कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। सो वी हैव अ बाई रेटिंग ऑन केयर। ओके, तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इन स्टॉक्स में साफ दिख रही है, पोजीशन ली जा सकती है। एक और काउंटर जिसमें हमने देखा है फिर से हरकत बढ़ रही है वो है क्विक हील। कोहली साहब, काफी कंट्रोवर्सी रिडन था ये काउंटर जब इसकी लिस्टिंग हुई, लेकिन अब ये रिकवर करने लगा है। क्या सलाह होगी? 239 पर आ गया है स्टॉक। बने रहना चाहिए जिनको आईपीओ में मिला है, या फिर जिन्होंने बाद में, एक्चुअली तो आईपीओ में तो महंगा मिला होगा, बाद में जो लिस्ट हुआ तो काफ़ी नीचे आया। और हमने आई थिंक पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आपके चैनल पे भी बात किया था। तो हमें लगता है कि कंपनी एक तरीके का मोनोपोली है अपने एरिया में, और जिस तरीके से हम जो डिफरेंट ऐप्स, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का जो मूव देख रहे हैं, वहाँ पर इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट तो रहने ही वाली है। अब ये वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक आ गया है। आईपीओ शायद स्टीपली प्राइस था, तो आपको एक अच्छा मौका दे रहा है। जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए, और जो लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये ठीक ठाक प्राइस है। ऑलराइट, करीब 3 मिनट बचे हैं भारतीय बाजार बंद होने के लिए। अब आप देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आ चुके हैं, TCS के नंबर्स अभी आना बाकी हैं, माइंडट्री के नंबर्स आना बाकी हैं, और HOEC के नंबर्स आना बाकी हैं। तो इन तीनों कंपनियों के नंबर्स के ऊपर बुधवार को रिएक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रुप फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मैस्टेक, क्रिसिल, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नतीजे कल आएंगे। तो इन शेयरों पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, देखना चाहिए किस तरह से क्लोजिंग होती हुई। मिड कैप IT कंपनियों में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। मास्टेक देखिए ऊपर है, माइंडट्री देखिए ऊपर है, सैस्केन, जेंसा टेक्नोलॉजी, साइंट, ये कुछ और ऐसी कंपनियां जिसके नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं। ये बताइए, मिड कैप IT कंपनियों से इस बार फनी आपकी कोई एक्सपेक्टेशन, और इस लिस्ट में माइंडट्री, मास्टेक, साइंट, सैस्केन, जेंसार में कोई शेयर आपको पसंद है क्या? मिड कैप IT का मैं कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपने मिड कैप IT में ही निवेश करना है तो आप इन्फोसिस, विप्रो में कीजिए, वो ग्लोबल मिड कैप्स है। क्योंकि अपना ये बिज़नेस जो है ग्लोबली ढूंढते हैं, और वहाँ पर एक्सेंचर, IBM के मुकाबले तो ये मिड कैप ही हैं। तो अगर आपने मिड कैप IT में निवेश करना, मेरे ख्याल इन्फोसिस, विप्रो, TCS से बड़े बढ़िया जो है मौके नहीं मिल सकते। Okay. ये एक अच्छी एनालॉजी है कि आप इन्फोसिस, विप्रो को मिड कैप की तरह देखेंगे जब आप कंपेयर करते हैं IBM, एक्सेंचर ऑफ द वर्ल्ड से। स्पेस में हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आखिरी 1.5 मिनट मेरे ख्याल में, और आप मार्केट पर ही फोकस करें। 188 पॉइंट का इजाफा सेंसेक्स दिखा रहा है, 7,911 यानी कि डेज हाई के आसपास ही वो हम देखेंगे क्लोज आती हुई दिखाई देगी। स्टॉक्स जिन्होंने बाजार को आज पूरे जोश में रखा है उसमें इन्फोसिस के अलावा सिप्ला, HDFC, लुपिन, भारती एयरटेल, NTPC जैसे काउंटर शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ज़बरदस्त तेज़ी और दिन भर लगातार खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। तो एक अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की इन स्टॉक्स की बदौलत ज़रूर हो रही है। टाटा स्टील, L&T, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, ITC, M&M ये दूसरे गेनर्स रहे हैं आज के ट्रेड के, जिन्होंने बाजार को लगातार सहारा दिया है। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर हमने बात पहले भी की कि चीनी कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। आज अच्छा खरीदारी का माहौल था। मिड कैप IT में हमने देखा काफ़ी तीव्र तेजी देखने को मिली। टेलीकॉम कंपनियों में हमने देखा एक अच्छी खासी खरीदारी। ऑफ कोर्स भारती ने आइडिया के साथ कैचअप करने की कोशिश ज़रूर की है बाजार बंद होते होते। और आखिरी 1 घंटे के ट्रेड में आप कह सकते हैं रियल एस्टेट काउंटर्स के हवाले था दिन, जहाँ पर हमने देखा है ज़बरदस्त गेंस। ओबरॉय रियल्टी, HDIL, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन सारे काउंटर्स ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया। बिल्कुल 200 दिन के DMA के ऊपर जाकर समाप्ति होना काफ़ी अच्छा माना जाएगा भारतीय बाजारों के लिए। 7,900 के ऊपर जाकर क्लोज होना एक और अच्छी बात। और आप देखिए, हमने देखा था कि बुधवार को भारतीय बाजारों में करीब 480 पॉइंट का सेंसेक्स में इजाफा देखने को मिला था। 170 पॉइंट अब इसमें और जुड़ गए हैं। तो आप देखिए करीब 650 पॉइंट की तेजी 2 ट्रेडिंग सेशन पे भारतीय बाजार ने दिखा ली है। ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी। एक अच्छी खासी क्लोजिंग आज हाथ लगी है। बाजार के जानकारों की राय तो यही है, संदीप जैसे एक्सपर्ट्स तो मान रहे हैं यहाँ से और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। संदीप, इस क्लोजिंग को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं आज?
हेमंत, मैं तो सुबह से बोल रहा था कि मुझे 8000 का टारगेट दिख रहा है, और आज हल्का सा जब करेक्शन आया तो लेने की अपॉर्चुनिटी थी। ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का नीचे से आप ले सकते थे। शायद अभी थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन 30-40 पॉइंट की करेक्शन कभी भी आ सकती है। मुझे नहीं लगता है कि 8000 आने के पहले कोई मेजर करेक्शन होगा। शायद हम 8000 के ऊपर भी जा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट व्यू काफी बुलिश है, और 7800 7850 ऑन द डाउन साइड, ये भी मुझे कंफर्ट लगता है एज अ स्टॉप लॉस। 7850 के नीचे भी नहीं जाना चाहिए। ऊपर में 8000 8050 के आसपास का टारगेट रहेगा। ओके, तो 8000 एंड बियॉन्ड की तैयारी में बाजार दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, किरण, दलजीत और फनी, आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर। तो कुल मिलाकर एक शानदार सत्र भारतीय बाजारों के लिए, लेकिन देख लेते हैं कितना फायदा इसका मिला है, इस सेशन का मिला है हमारे कैप्टन्स को स्टॉक 2020 में।